हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लेके आया हूँ ग्रामर के विषय में। और जैसे आपको मान लीजिए इंग्लिश सीखना है और बेसिक लेवल से इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किन किन चीजों को जानना अति आवश्यक होगा। और इसके बाद आपको अंग्रेजी को लिखना और उनको समझना, ये सारी चीजें आना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उन चीजों को क्या क्या चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आ जाइए, सबसे पहला स्टेप है, पहले मैं सबको आपको क्रम से नाम बता देता हूं। पहला है अल्फाबेट, दूसरा है वॉवेल एंड कंसोनेंट्स, इसके बाद आता है वर्ड, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके बाद जेंडर। ये आपका मैंने सीक्वेंस बनाया है, ये क्रम। जैसे अल्फाबेट का हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। सबका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा और इसका लॉन्ग वीडियो मैं आपको दे दूंगा और एक एक डिटेल डिफिनेशन के साथ मैं अभी शॉर्ट में बना देता हूं, बाद में मैं आपको दूंगा। तो इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा चीजें जो है। तो आइए, वावेल एंड कॉन्सोनेंट मीन्स होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इसके बाद वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द, ठीक है गाइस, इसको ध्यान से देखते चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। इसके बाद आता है नंबर, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, यहां होता है वचन। वचन में एक वचन और बहुवचन, ये है। फिर जेंडर है लिंग। दी अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला क्या है? तो सबसे जहां से आप सीखना चालू करेंगे, पहला स्टेप आपको आना चाहिए कि अंग्रेजी में ए से जेड तक अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि उन्हीं को अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी के 26 अक्षरों को ही वर्णमाला कहते हैं। अब ऐसे भी परिभाषा है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? ए से जेड तक जो है वही वर्ण है, उनके जो समूह है उन्हीं को हम अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला। अब आ जाते हैं वर्णमाला को, जो ए से जेड तक जिनकी संख्या 26 है, इनकी संख्या जो 26 है, इनको हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, यानी कि दो भागों में बांटते हैं। हम इनको दो भागों में डिसाइड करते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। अब अंग्रेजी की बात हो रही है तो अंग्रेजी में वावेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो ये आपको बेसिक रूप से मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो बेसिकली इसको आप लिखते भी चलेंगे। अंग्रेजी में जो वावेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, उनकी संख्या होती है 5, प्लस अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी व्यंजन, उनकी संख्या होती है 21, क्योंकि टोटल मिला के मुझे 26 करना है। ये 26 वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, 5 को स्वर और व्यंजन। आपके कितने हो गए? 26। अब इसमें जो स्वर होते हैं 5, वो कौन कौन से हैं स्वरों में? स्वर में 5 कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 जो है स्वर हैं। ये गाइस आप लिखते जाएंगे, ये 5 आपके स्वर हैं। अब प्लस स्वर के बाद प्लस व्यंजन आता है, तो व्यंजन जो 26 है वो कौन कौन सा है? अब आप समझ सकते हैं, इन्हीं पांचों को छोड़कर जितने भी बचते हैं सब हमारे क्या है? व्यंजन है। तो अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन ये होते हैं, यानी 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में, यानी स्वर और व्यंजन में। अब आता है कि कैसे मैं ये डिफाइन करूंगा, इसकी परिभाषा क्या है कि स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं। तो इसको ध्यान से गाइस समझेंगे। स्वर क्या है? अब देखो, स्वर का जो डेफिनेशन है, स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए या जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि अगर इन पांचों को बोलेंगे तो आपको 21 जो अन्य बचते हैं उनकी सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, लेकिन 21 को जब आप बोलेंगे तो आपको इन पांचों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। गाइस ध्यान से समझ लेंगे, व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए 5 यानी पांचों स्वर की मदद लेनी पड़ती है। कैसे?
अभी आप पहला ले लेते हैं, ए को छोड़ दीजिए चूंकि ये इसमें आता है तो बी आएगा। आप बी बोलेंगे ना तो प्लस में आपके मुंह से ई निकल रहा है, बी। जब आप बोल के देखेंगे बी, ई निकल रहा है, कहने का मतलब मैं बी बोला तो ई निकला। अर्थात जितने भी 21 बजते हैं इन पांचों को छोड़कर हम अगर उनको उच्चारित करेंगे तो हमारे मुंह से इन्हीं पांचों में से निकलेगा। कहीं ए निकलेगा, कहीं आई निकलेगा, कहीं ई निकलेगा, कहीं ओ निकलेगा, कहीं यू निकलेगा। इसका साफ मतलब है कि 21 वर्ड जो हमारे व्यंजन है उनको बोलने के लिए मुझे स्वर की मदद लेनी पड़ती है। अर्थात व्यंजन वे वर्ड है जिनको बोलने के लिए स्वर वर्ड की मदद लेनी पड़ती है। और स्वर ऐसे वर्ड है जिन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं। ए को बोलेंगे आपके मुंह से यही निकलता जाएगा, ई को बोलेंगे ई ही निकलेगा, आई को बोलेंगे आई ही निकलेगा, ओ और यू इनको आप उच्चारित करेंगे या बोलेंगे तो सेम वही ध्वनि आपके मुंह से निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं अपने में पूर्ण होते हैं। स्वर अपने में पूर्ण होता है लेकिन व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। व्यंजन तो हमेशा स्वरों की मदद से बोला जाता है। व्यंजन ऐसे वर्ड हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। अभी आप हिंदी की ही बात कर लें, थोड़ा सा मैं हिंदी पे भी चलूंगा हल्का से आपको समझाने के लिए। क से मैं ज्ञ तक अक्षरों को देखता हूं, क से ज्ञ तक अक्षर को ले लीजिए, अगर इनको आप बोलेंगे ना तो आपके मुंह से स्वर ही निकलेगा। आइए देख लेते हैं, मैं का बोला तो मेरे मुंह से आ निकला, तो का प्लस आ ये हलंत करके का और आ जब मिलाया तो मेरा का बना। ऐसे ही हिंदी के जितने वर्ड है सब ऐसे ही बोले जाते हैं। वही प्रोसेस इंग्लिश पे भी लगता है, यानी कि अल्फाबेट क्या है, वर्णमाला। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको 26 वर्ड लिखे जाएंगे। फिर वावेल, कंसोनेंट, व्यंजन, स्वर क्या है? स्वर और व्यंजन स्वर वे वर्ड है जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए अगला चलते हैं, वर्ड, शब्द क्या है। अब देखेंगे शब्द क्या है। तो सबसे पहले गाइस ये जानेंगे कि शब्द की जो उत्पत्ति होती है और उसके पहले का जो स्टेप होता है वो लेटर होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, लेटर। लेटर मतलब हो गया अक्षर। अब इसके बाद पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप जो आता है वो वर्ड का आता है। वर्ड मतलब शब्द। तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है सेंटेंस। ये मैं आपका अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, और इसका मतलब है वाक्य। तो जो मैं सीक्वेंस आपके सामने ये दिखा रहा हूं ये एक दूसरे की मदद से बनते हैं। अक्षर जो 26 अक्षर होते हैं जब अलग अलग लिखे जाते हैं उनका कोई भाव नहीं होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे आप पढ़ेंगे, या उनका सीक्वेंस बदल कर भी आप पढ़ेंगे, बी ए सी डी एच ओ पी, ऐसे आप क्रम से नहीं बिना क्रम से भी पढ़ेंगे तो ये अक्षर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन उन्हीं क्रमों में से 2 का समूह, 3 का समूह, 4 का समूह, 5 का समूह लेकर के अगर आप कोई शब्द बनाएंगे, कोई ऐसा सामूहिक शब्द बनाएंगे जिनका कोई हिंदी में अर्थ होता हो या इंग्लिश में कोई अर्थ होता हो। जैसे अभी ए से जेड तक यहां मैंने लिखा है, ए टू जेड तक यहां है। अब इसी में से मैंने शब्द को खोजा तो ए से जेड तक के अंदर से मैंने क्या क्या प्राप्त किया आपको दिखाता हूं। उसी में से मैंने ले लिया सी, उसी से मैंने ले लिया ए, और उसी से मैंने ले लिया टी। तो ये मेरा बन गया कैट। क्या बन गया गाइस? कैट। तो जो ये कैट बना ये हमारा एक शब्द था। लेकिन जब ये सी ए और टी अलग अलग लिखे गए थे तब अक्षर थे। सी ए टी जब तक अलग अलग लिखे गए थे तब तक अक्षर थे, लेकिन जब एक साथ आ गए तो मेरा शब्द बन गया। अर्थात अब आ जाइए कि अक्षर यानी शब्द क्या है? अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है। अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, चाहे वो 2 का समूह हो, चाहे 3 का समूह हो, चाहे 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो। यानी कि अक्षरों में जो शब्द बनाएंगे वो 2 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। आप जानते हैं इसको। ये हो गया हमारा शब्द, या अर्थात शब्द क्या है? अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है। तो शब्द में जैसे मैं अगर लिखना हो, जैसे कैट हो गया, इसी से मैं बना सकता हूं बैट, इसी से बना सकता हूं रेट, नेट। मतलब कोई भी शब्द बनाओ 2 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर का, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। अगला आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद।
शब्द के गाइस 8 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। वैसे जो आधुनिक किताबें आ रही हैं ग्रामर की, उसमें 9 भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 दे दिया है, यानी कि आर्टिकल को भी उसमें शामिल कर दिया है, ए एन अवधि को भी शामिल किया है। लेकिन अगर आप 8 बोलते हैं तो गाइस गलत नहीं है, आप 8 भी बता सकते हैं। और नई जो बुक्स आ रही है ग्रामर्स की, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को भी शामिल कर दिया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 या 9 आप बता सकते हैं। तो 9 में या 8 में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इसमें आर्टिकल को भी शामिल कर लेंगे तो 9 हो जाएंगे। इसका मैं एक एक का डिटेल्स वीडियो बाल जूनियर क्लासेस चैनल पे, यानी कि जो आप देख रहे हैं, इस पे आप जाएंगे नीचे वीडियोज में, तो टोटल वीडियो उस पे पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। या इनमें से जो छूटा है मैं फिर से उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। फिर अगला आता है नंबर, यानी कि नंबर क्या है? नंबर मतलब होता है वचन। वचन कितने होते हैं? अंग्रेजी में 2 होते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जिनको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। अब यहां आएंगे आप, तो नंबर सिंगुलर और प्लूरल क्या है, वचन क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि इसका मुझे डिफिनीशन जानना है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, ये है एक वचन, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर नंबर क्या है? ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या या एक इकाई का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या या एक इकाई का बोध हो, जैसे मैंने लिख दिया शब्द में कैट। कैट से एक संख्या एक इकाई का बोध रहा है, मतलब एक संख्या एक इकाई का मतलब क्या? कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली का मतलब एक चीज का बोध हो रहा है। अभी इसमें मैं कैट्स कर देता तो बहुत सी बिल्लियां बहुवचन हो जाता, तो ये प्लूरल में आ जाता। सिंगुलर और प्लूरल, तो ये है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने की कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के कई अलग अलग नियम है, वो नियम मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप जान लेंगे, अगला नंबर है जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर कितने होते हैं गाइस? जेंडर 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनिन जेंडर जिन संख्या शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर जिन संख्या शब्दों से कॉमन मतलब उभय लिंग, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर मतलब इन संज्ञा शब्दों से निर्जीव वस्तुओं तथा छोटे जीवों का बोध होता है। निर्जीव वस्तुओं तथा छोटे जीव जहां आएंगे वो आपका न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में इतना दिया। अब इसका डिटेल्स एक एक का जो आपको चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए उसका एकदम मैंने बहुत बारीक ढंग से मैं इसका वीडियो बना के आपको पहुंचा सकता हूं, और कहीं से भी नहीं छूटेगा। आप निश्चित तौर से अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। छोटे वीडियो में आपको जो जानकारी हमने दिया है आपको कैसा लगा है, इसको हमको जरूर आप बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रकार का देखना चाहते हैं, इसमें से कौन सा वीडियो का मैं लॉन्ग बनाऊं, ऐसा क्या आप चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।